आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और इससे पहले कि मैं जयकारा लगा पाता, आप सब ने माँ भारती का जयकारा लगाया, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ कार्यक्रम को आरंभ किया। उसके लिए आपका धन्यवाद है, वंदन है। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रेम सिंह राठौड़ जी, श्री इंद्रकरण जी, श्री प्रमोद केडिया जी, मेरे बड़े भाई और जिन्होंने मुझे पहले भी निमंत्रित किया था और आज यहाँ इस परिसर में भी निमंत्रित किया है, पुण्य स्थान पे निमंत्रित किया है, और जो मेरे एक तरह से एक ही प्रोफेशन में हम दोनों हैं, डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, डॉक्टर राम जी अग्रवाल, डॉक्टर परमानंद, डॉक्टर तो नहीं, डॉक्टर राम वहाँ से मोहन जी से डॉक्टर आ गया है, मगर परमानंद जी आप डॉक्टर जैसे ही हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। आपको प्रणाम, वंदन। जिग्नेश जी, आपने मेरा अभिनंदन किया, बहुत धन्यवाद। आप सभी को वंदन है, आप सभी को प्रणाम है। और पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, मुझे आने में विलंब हुआ। जो समय था उसके पश्चात मैं पहुंचा हूं, क्योंकि जब मैं फ्लाइट से उतरा तब मुझे बताया गया कि पार्टी ने निर्देश दिया है कि आप कहीं और कैंपेनिंग के लिए पहले जाएं। तो मैं मल्काजगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा मल्काजगिरी में जाके पहले रोड शो करके तब यहाँ आना हुआ। इस कारण से विलंब हुआ, पार्टी के आदेश अनुसार। दूसरे विषय के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हो जाता हूं पहले ही, मुझे लगता है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं आया हूं और एक गंभीर विषय पे बोलने आया हूं, मगर बिना किसी तैयारी के आया हूं। मैं बिल्कुल बिना किसी तैयारी के आया हूं। शायद मेरे चेहरे पर आप थकान भी देख सकते होंगे। कारण इसका यह है कि कार्तिक पूर्णिमा का पूरा कल दिन रहा। कार्तिक पूर्णिमा उड़ीसा में, पुरी में जहां मैं रहता हूं, वहां 5 दिन जो शेष के कार्तिक मास के होते हैं उन्हें पंचुक कहा जाता है। ये बहुत पवित्र दिन होते हैं। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान और बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम इन 5 दिनों में हो रहे होते हैं, और विशेष करके भगवान जगन्नाथ जी के प्राचीर के, मंदिर के प्राचीर के अंदर तो सोने का मौका बहुत कम मिलता है वहां के लोगों को। इस कारण से लगभग 3-4 दिन से निद्रा से वंचित हूं, थका हुआ हूं, इसलिए तैयारी करने की मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुई। इसलिए कुछ भी बोलूंगा तो आप मुझे क्षमा करिएगा। मगर विषय ऐसा है तो मुझे लगता है कि इसको तैयार करके कहा जाए तो यह अन्यथा होगा। बिना तैयारी के मन के उद्गार को, मन के विषय को यहां पर बिल्कुल जस का तस रखना चाहिए कि भारत की परिस्थिति पहले कैसी थी, भारत क्या था, क्या से क्या हो गया, और फिर क्या से क्या होने की ओर जा रहा है। जो हम महसूस करते हैं उसे वैसे ही रखना चाहिए, तो शायद विषय के साथ न्याय होगा, तैयारी के साथ अन्याय होता। अभी आप सोच के देखिए, जब भारत कहा जाता है, भा से रत, आभा, प्रभा, भास्कर, भारती। भा तत्व का अर्थ है प्रकाश। जहां प्रकाश है, प्रकाश की देवी, ज्ञान की देवी भारती, सरस्वती को भारती कहते हैं। जो प्रकाशवान है, जो प्रकाश पुंज है, जो प्रकाश पुंज है, जो प्रकाश देता है, जिसके कारण ये ब्रह्मांड है, नवग्रह हैं, वो भास्कर। तो जहां भी प्रकाश है वहां भा शब्द प्रकाश का द्योतक है। तो भारत, जो भूमि खंड भा से अर्थात प्रकाश से रत हो, वह भारत है। ज्ञान से रत हो, विज्ञान से रत हो, यज्ञ से रत हो, वही भारत है। नाम में ही अर्थ है। बाकी देशों के नाम को आप देखिए, देश तो कई हैं, देशों के अर्थ में, देशों के नाम में अर्थ निहित नहीं होता। और शायद इसीलिए इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट भी कुछ दिन पहले चल रहा था। जो कुछ भी हो वो सार्थक होना चाहिए, नाम में भी अर्थ होना चाहिए, यही सनातन है। इसलिए भारत सनातन है। जिसमें अर्थ नहीं उसका क्या मायने होता है। तो हम एक ऐसे देश हैं जिसके नाम में भी अर्थ निहित है, और वो अर्थ भी कितना गूढ़ है आप देखिए।
हम केवल एक देश नहीं है। मैंने अपने एक डिबेट में भी कहा था, मुझे याद नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना होगा, मगर मैं हमेशा कहता हूं देश और राष्ट्र में बहुत फर्क है। हमारा देश पुनरुत्थान की ओर जा रहा है या हमारा राष्ट्र पुनरुत्थान की ओर जा रहा है, यह दो भिन्न भिन्न विषय हैं। देश अलग होता है, राष्ट्र अलग होता है। देश भौतिक जगत में होता है और राष्ट्र मानसिक जगत में होता है। देश की अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा को आप लांघ जाओ तो दूसरे देश में प्रवेश होता है। उस सीमा को लांघने की प्रक्रियाएं होती है, वीसा होता है, इत्यादि होता है, नियम होती है, कानून होता है। देश की अपनी सीमा को रक्षा करने के लिए सेनाएं होती है, वायुसेना होती है, जल सेना होती है, थल सेना होती है और उसका एक प्रचंड व्यवस्था होता है। देश की अपनी एक अर्थनीति होती है जिसको हम इकोनॉमी या फाइनेंस कहते हैं। उसकी अपनी एक अर्थनीति होती है, उसके मंत्री होते हैं, उसके संतरी होते हैं, उसके सचिव होते हैं, उसके बैंक होते हैं। और इन सब के आधार पर देश की अर्थनीति कैसी होगी, क्या आय होगा और क्या व्यय होगा, कितना बचाव होगा, किस प्रकार से हर किसी के जेब में कुछ ना कुछ रकम पहुंचे ताकि लोग भौतिक जीवन में सुख से रह सके, उसका एक प्रचंड व्यवस्था होता है। उसकी व्यवस्था छोटी मोटी व्यवस्था नहीं होती, प्रचंड व्यवस्था उसकी होती है। तो सेना होता है रक्षा के लिए, आर्थिक व्यवस्था होती है, देश की सीमाएं होती है, देश का अपना एक कूटनीति होता है जिसको अंग्रेजी में हम डिप्लोमेसी भी कहते हैं। अपनी कूटनीति होती है और कूटनीति का एक ही मूल मंत्र होता है, उस भूमि खंड का फायदा। तो कुल मिलाकर अगर देश के परिभाषा को देखा जाए तो देश को परिभाषित करने में हम एक भूमि खंड और उस भूमि खंड की आच्छादित करने वाली परिस्थितियों के विषय में चिंता करते हैं कि इस भूमिखंड के लोग कैसे प्रसन्न रहे आर्थिक रूप से, इस भूमिखंड के लोग कैसे सुरक्षित रहे ताकि सेना इनकी रक्षा कर सके, इस भूमिखंड के लोग बाकी देशों से कैसे आगे बढ़ सके। प्रतिस्पर्धा, देश में हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है कि हम आज 5वें नंबर की अर्थ व्यवस्था में है। आज हम यूनाइटेड किंगडम जो हम पे कभी शासन करता था, आज हम उससे आगे हैं, तो हम प्रतिस्पर्धा में। पहले हम जब यूपीए की सरकार थी तब हम 9वें नंबर पे थे, 5वें पे आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें वायदा किया है, हमें कहा है कि 2024 में जो कि वो आएंगे, हम आएंगे तो हम 3रे नंबर के पायदान पर आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा है। जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं सैन्य बल के बीच में तो किसकी सैन्य शक्ति कितनी ज्यादा है, तेजस में बैठ करके देश का पहला प्रधानमंत्री कौन उड़ा है, बाकी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों और हमारे राष्ट्राध्यक्ष में क्या फर्क है। यह प्रतिस्पर्धा है, यह देश है, यह देश की परिभाषा है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की भी अपनी एक परिभाषा है। देश भौतिक है, भौतिक जगत में प्रतिस्पर्धाएं होती है, उसमें जीत और हार लगा रहता है, मगर राष्ट्र उसकी परिभाषा अलग है। मैं ये क्यों समझा रहा हूं देश क्या है राष्ट्र क्या है, क्योंकि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है जीवन में कोट अनकोट अगर क्लैरिटी नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता है। धुंधलापन नहीं होना चाहिए, कोहरा नहीं होना चाहिए। मैं क्यों आया हूं, मुझे कहां पहुंचना है, हम क्यों आए हैं, हमें कहां पहुंचना है, ये संगठन क्यों बनी है, इस संगठन को कहां पहुंचना है, इन विषयों को लेकर किसी प्रकार का असमंजस्य नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार में इसमें पृथकता नहीं होनी चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एक मतता होनी चाहिए अपने मन के अंदर। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर एक मत हो गया वो पूरे संसार को एक मत कर देगा। बुरे से बुरे आत्मा भी, बुरे से बुरे इंटेंशंस भी
बुरे से बुरे विचार भी, यदि मैंने बुरे विचार को एकाकार कर लिया अपने मन के अंदर कि यह बुरा विचार नहीं, यही सही रास्ता है, इसी के माध्यम से मोक्ष मिलेगा, तो उस बुरे विचार को भी मैं संसार में प्रतिपादित करने में सक्षम रहूंगा, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं, मुझे पक्का विश्वास है। तो 100 लोगों को विश्वास दिलाना यह संभव होता है। इसलिए मैं देश और राष्ट्र के बीच में आपको पृथकता बता रहा हूं, ताकि हम समझ सके कि हमें जाना किस दिशा में। देश आपको समझाया, अब राष्ट्र की परिभाषा। राष्ट्र बंधन मुक्त होता है, वो बंधन रहित होता है, वो मानसिक जगत में होता है। राष्ट्र की कल्पना में कभी भी उसमें बाउंड्रीज, उसमें सीमाएं नहीं होती है। जब आप राष्ट्र, भारत राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो सनातन की कल्पना करते हैं। जब भारत राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो भारतीय रीति नीति नियम इत्यादि वेद उपनिषद इनकी चिंता करते हैं। जब भारत राष्ट्र की चिंता करते हैं तो आप ऋषि मुनि इनकी चिंता करते हैं। जब भारत राष्ट्र की चिंता करते हैं तो देवी देवता इत्यादि की चिंता करते हैं। उस समय एक सीमा की चिंता नहीं, उस समय एक भाव का आवागमन होता है। आपके मन के अंदर जो बीज प्रस्फुटित होता है वो भाव का होता है, वो लिमिटेड नहीं होता, वो अनलिमिटेड होता है। वो सीमाओं में बंधा नहीं होता, वो सीमाओं से परे होता है। भगवान विष्णु मानवता पे कृपा करे, वो केवल पेशावर की बॉर्डर तक करेंगे, उसके बाद कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो कृपा तो लॉस एंजलिस में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर भी करेंगे, वो कृपा तो श्रीलंका के भी हमारे भाई को करेंगे। तो जब मां लक्ष्मी कृपा करे, हम ऐसा कहते हैं कि धर्म की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, उस समय हम किसी भूमि खंड के लिए ये कल्पना नहीं कर रहे हैं। उस समय हमारी चिंताधारा समग्र ब्रह्मांड के लिए होती है। राष्ट्र एक विचार है। जैसे राष्ट्र को बचाने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं होती, देश को बचाने के लिए सीमा की आवश्यकता होती है, मगर आपके मन के अंदर यदि आपने विस्मृत कर दिया अपने पूर्वजों को, यदि आपने विस्मृत कर दिया अपने गौरवमय इतिहास को, यदि आपने विस्मृत कर दिया वेदों और सनातन के धर्म को, तो राष्ट्र वहीं मिट गया। वहां चीन या पाकिस्तान को हमला करने की आवश्यकता नहीं। वहां कोई चीन की सेना आके हमला कर दे या वहां कोई पाकिस्तान के आतंकवादी आके हमला करे। वैसे तो भौतिक जगत में भी आज अगर हमला करने की सोचते हैं तो भी वो सफल नहीं हो पाते हैं, मगर मानसिक जीवन में भी, मानसिक जीवन में किसी आर्मी या किसी सेना के हमला करने से हम कोई भूमि खो देंगे ऐसा नहीं। हम अगर भूल जाते हैं कि सनातन क्या है तो राष्ट्र खो गया, राष्ट्र मिट गया। इसलिए राष्ट्र को बचाने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं है, प्रबल तप और ध्यान की आवश्यकता है कि मैं अपने देश की, अपनी इस भूमि खंड के विचारों को, जो पुराने विचार थे, जो सनातन थे, उनको समझूं, उनको जानूं। इसकी आवश्यकता है। राष्ट्र के लिए कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं, राष्ट्र को बचाने के लिए मन की अमीरी की आवश्यकता है। मन गरीब होगा तो आप सब भूल जाएंगे, मन अमीर होना चाहिए।